जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की यह क्लास आपकी यूनिट 10 मेजरमेंट की क्लास नंबर 4। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया था जो कि क्या था हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम इसका सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम करेक्टनेस चेक करते हैं। तो टू चेक द करेक्टनेस to check the correctness of given expression या फॉर्मूला, जो भी आपको एक्सप्रेशन, इक्वेशन, फॉर्मूला दिया जाता है उसको हम चेक करेंगे कि वो फॉर्मूला जो है सही है या गलत है बाय यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है। अब इसमें भी हम जो एक चीज देखेंगे पहले, जो इसमें हम देखेंगे पहले कि कोई भी इक्वेशन अगर मुझे चेक करनी है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या कोई भी फॉर्मूला चेक करना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सही से समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन को। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? बड़ा सिंपल सा क्या है, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि अगर भाई मैं बोलता हूं 3 मीटर और 2 मीटर को ऐड करो, तो आप बोल दोगे साहब ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है। मैंने बोला 3 kg को ऐड कर दो 2 मीटर में, आप कहोगे सर पागल वागल हो क्या, केजी में मीटर कैसे ऐड हो जाएगा? दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, तो ऐड नहीं कर सकते, कोई आंसर हमारे पास नहीं आएगा। मैंने बोला ठीक है, तो 3 मीटर में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दो। आपने बोला ठीक है साहब, ये हो जाएगा कितना, 1 मीटर। मैंने बोला 3 kg में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो आज आप, केजी में से मीटर कैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो मीटर है यानी लेंथ का यूनिट हो गया, ये मास हो गया, ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो बताओ फिर 3 मीटर और 2 मीटर में कंपेयर कराओ कौन बड़ा है। आपने बोल दिया 3 मीटर बड़ा हो गया। फिर मैंने बोला कि 3 kg और 2 मीटर में कंपेयर कराओ कौन बड़ा होगा, तो आप बोलोगे सर क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, केजी और मीटर कैसे कंपेयर करा देंगे, दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी है। यही सिंपल सा अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कि कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन हमारे पास है, जैसे हमारे पास क्या है कि मान लो एक लेंथ x था, ये एक लेंथ y था, इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है, z आ रहा है, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया ना। ये क्या बन गया मेरे पास, एक इक्वेशन बन गया। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। हर एक टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। यही क्या हो जाता है अपना, यही हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये बोलता है कि in a given expression the dimensions of all the terms on both the sides will be same है ना। अगर कोई एक्सप्रेशन है और वो क्या है, वो डायमेंशनली करेक्ट है, इफ एन एक्स इन अ गिवन एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन इन अ गिवन डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन, ऐसा लिख लो, डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई एक्सप्रेशन है जो कि डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन है, तो उसमें जो डायमेंशंस है सभी टर्म्स का दोनों साइड पर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहां पर मैं देख रहा था कि इधर ये x है, इधर ये x है और इधर y है, इन दोनों का सम क्या दे रहा है, हमें z दे रहा है। तो x का डायमेंशन भी आप l बोलोगे, y का डायमेंशन भी आप l बोलोगे, एंड z का डायमेंशन भी आप क्या बोलोगे, l बोलोगे। तो सबके डायमेंशन क्या है, सेम है। यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो ये मास ले लिया, डायमेंशन m हो गया, यहां पर क्या हो गया, ये l हो गया। और अगर मैं इधर कुछ और लिख देता तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये गलत एक्सप्रेशन हो जाता है, गलत फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी को हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, और देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1, एक सिंपल सी इक्वेशन जो आपने आज तक पढ़ी है, आपको याद होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन से v = u + at। हमारे पास एक इक्वेशन है v = u + at। तो अब मैंने यहां पर देखा कि भाई मेरे पास v = u + at, मुझे चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है बाय यूजिंग डायमेंशन। किसका यूज करके, बाय यूजिंग डायमेंशंस का यूज करके हमें इसकी करेक्टनेस चेक करना है। ठीक है साहब, तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम देखेंगे LHS पर डायमेंशन। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर क्या आ रहा है, हमारे पास v आ रहा है, तो जो इसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ v लिखेंगे। v मतलब यहां पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v मतलब क्या है, v मतलब आपको पता होगा, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इट इज
फाइनल वेलोसिटी। तो v का डायमेंशन क्या होगा? इट इज LT-1। अब ऐसे ही मैं RHS लेता हूं, उसके डायमेंशन लिखता हूं। तो क्या है RHS पर? RHS पर है डायमेंशन ऑफ u लिखेंगे प्लस डायमेंशन ऑफ AT लिखेंगे। अब जब इनके डायमेंशन लिखेंगे तो आपको मालूम है u मतलब भी क्या है? वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। कितना हो जाएगा? ये भी LT-1 होगा। प्लस a का मतलब क्या होता है? a मींस एक्सेलरेशन। सो a हो गया क्या? LT-2 एंड t मतलब टाइम, तो ये हो गया t। तो इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आया LT-1 एंड प्लस ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा LT-1 हो जाएगा, है ना। ये -2a + 1 है, तो कितना हो गया? LT-1। तो देखो जो डायमेंशंस हैं, जो डायमेंशंस है, लेफ्ट हैंड साइड पर एक टर्म था, इसका डायमेंशन LT-1, राइट हैंड साइड पर दो टर्म थे LT-1, LT-1। तो दोनों ही साइड पर जितने भी हमारे टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला since the dimensions of all the terms on LHS and RHS are same, so this is a dimensionally correct formula. It is a dimensionally करेक्ट फॉर्मूला, एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अगर यहां पर हम देखा कि सबके डायमेंशन सेम आ रहा है, इसका मतलब एक फॉर्मूला जो हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। बट यहीं पर अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको रब कर देते हैं और आगे की बात करते हैं। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में हल्का सा चेंज करूं, क्या चेंज कर रहा हूं मैं इसमें? मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख देता हूं। मैंने लिख दिया इसको v = u + 2at। और अब मैंने कहा कि भाई अब इसको चेक करो, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फिर से आप सेम प्रोसेस करेंगे। आप देखेंगे कि LHS पर हमारे पास क्या है? v है, तो हम डायमेंशन ऑफ v लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ v लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? LT-1 लिखेंगे। फिर सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड के डायमेंशन लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर है अपने पास u और 2at। u का डायमेंशन LT-1, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। a एक्सेलरेशन LT-2, फिर से t टाइम, फिर से t लिखेंगे। सो फाइनली फिर कितना आएगा? LT-1 आएगा। अब ये एक्सप्रेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी क्या हो गया? ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ये भी कैसा हो गया? ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। बट क्या ये सही फॉर्मूला है? क्या ये सही फॉर्मूला है? हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा है v = u + at। बट डायमेंशन के अकॉर्डिंग देख रहा हूं तो ये तो सही आ रहा है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। बट इट इज इनकरेक्ट फॉर्मूला। ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट ये एक इनकरेक्ट फॉर्मूला है। तो अब आपने यहां पर देखा कि भाई अगर कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यहां पर देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये सही है, ये गलत है ना। तो डायमेंशनली करेक्ट होने पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि वो फॉर्मूला 100% सही हो। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो ये नोट लिखेंगे आप यहां पर, इफ एन एक्सप्रेशन और फॉर्मूला is dimensionally correct, is dimensionally correct, then it may or may not be a correct formula। ये करेक्ट फॉर्मूला हो भी सकता है या इनकरेक्ट फॉर्मूला भी हो सकता है। ऐसा कोई 100% श्योरिटी के साथ में नहीं बोल पाऊंगा कि डायमेंशंस के हिसाब से अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो वो 100% सही फॉर्मूला है ना। हो सकता है वो गलत भी हो, जैसा हमने यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे, यहाँ सही आया डायमेंशन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी सही था, बट यहाँ पर डायमेंशनली करेक्ट है, बट एक्सप्रेशन तो इनकरेक्ट है। ये क्लियर है बात। अब ऐसे ही अगर मैं देखता हूं कि भाई डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब क्या? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। डायमेंशनली करेक्ट है, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी वो करेक्ट भी हो सकता है और वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। दोनों के 50-50 चांसेस हैं। हम श्योर नहीं हैं कि ये अभी भी सही है या गलत है। अब ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए कि भाई मैंने एक्सप्रेशन और फिर से चेंज करा, मैंने लिखा v =
u प्लस ए टी स्क्वायर। जो फॉर्मूला था हमारे पास, जो इक्वेशन है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, हमने देखा डायमेंशनली करेक्ट है बट फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं फॉर्मूला, अब हम देखते हैं, कि क्या बताएगा हमें। अब फिर से हम यहाँ पर डायमेंशन चेक करेंगे, तो यहाँ पर LHS का डायमेंशन हम लिखेंगे, फिर से वही है v, तो v का डायमेंशन अगेन LT माइनस 1। फिर हम RHS के डायमेंशन लिखेंगे, RHS पर अपना फिर से वही u है, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। अगेन A फॉर एक्सेलरेशन LT माइनस 2, T फॉर टाइम सो T रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा LT माइनस 1 एंड प्लस ये प्लस 2, ये माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया L। अब यहां पर देखो, क्या यहां पर डायमेंशन सेम आ रहे हैं? क्या यहां पर हर एक टर्म के डायमेंशन सेम आ रहे हैं? इधर LT माइनस 1 है v का, ये LT माइनस 1, बट ये कितना आया? ये आया L। तो ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि अगर ये ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कंपेयर करा रहे हो, इक्वल कर रहे हो, तो डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बट यहां पर तो ये अलग आया, मतलब इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, मतलब ये गलत एक्सप्रेशन हो गया, मतलब ये गलत फॉर्मूला हो गया। तो अगर कोई इक्वेशन या कोई फॉर्मूला which is dimensionally incorrect, अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये बात तो मैं 100% बोल सकता हूं कि वो इनकरेक्ट फॉर्मूला, डायमेंशनली इनकरेक्ट, देन इट मस्ट बी अ की जगह n लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हम वॉवेल का यूज कर रहे हैं। इट मस्ट बी एन इनकरेक्ट फॉर्मूला और एक्सप्रेशन। क्लियर है बात, मेरी बात? ठीक है भाई, कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली ही करेक्ट है, ये 100% श्योर है कि वो गलत ही होगा, बट अगर वो डायमेंशनली सही है तो फिर 50-50 चांस है, वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। ठीक है बात? चलिए ऐसे एक और चेक करते हैं, एक और चेक करो भाई, कि भाई ये है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसको, ये 1 के 3 पार्ट हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। मैंने क्या बोला? चेक द करेक्टनेस ऑफ t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। ये किस चीज का फॉर्मूला है? इट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, वेयर t इज टाइम पीरियड, वेयर t इज टाइम पीरियड, L is length of pendulum. L is what? L is length of pendulum. And G is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, मैंने सब कुछ लिख दिया। अब एक बार फटाफट आप सॉल्व कर लें, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए इधर देखिए। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया हो तो एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर फिर से वही करना है, हमें डायमेंशंस चेक करना है। यहां पर कितने टर्म बन रहे हैं? यहां पर एक ये टर्म है और ये पूरा एक ही टर्म है ना। टर्म कब बनते हैं? कि भाई बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, है ना। इन सबके डायमेंशन हम सेम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा एक टर्म बना, ठीक है, एक टर्म ये बना, तो 2 टर्म बने, इनके हम डायमेंशन चेक कर लेंगे। तो पहले मैं LHS लूंगा, LHS पर क्या है अपना टाइम पीरियड, तो डायमेंशन ऑफ t लिखूंगा। t इज टाइम पीरियड, सो द टाइम पीरियड के लिए क्या होगा? t ही होगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया t। ऐसे उधर चेक करते हैं। अब किसके लिए चेक करेंगे? RHS के लिए, यानी राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड पर क्या है? राइट हैंड साइड पर है डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। अंडर रूट का मतलब आपको मालूम ही है कि इसका मतलब हो गया L रेज टू पावर 1/2 और G रेज टू पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशंस लिखेंगे, ना 2 का कोई डायमेंशन ना पाई का कोई डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। L मतलब लेंथ, लेंथ के लिए सिंबल L ही आएगा, चाहे कहीं पर भी हो लेंथ। सो L रेज टू पावर 1/2 अपॉन में ये क्या हो गया? G। G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है ना, इसकी यूनिट वैल्यू आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आप डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो, क्या होगा? ये होगा LT-2 होगा, एक्सेलरेशन ही तो है, तो यहां पर लगा दो G का वैल्यू LT-2 रेज टू पावर 1/2। ठीक है जी, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी, अंदर मल्टीप्लाई होगी तो L रेज टू पावर 1/2, -2 से मल्टीप्लाई होगी तो -1, L रेज टू पावर 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो यहां पर देखो जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट इज अ
डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम, डायमेंशनली करेक्ट, ये एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। बाकी मुझे नहीं पता आगे की बात की सही है या गलत है, बड़ा डायमेंशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, डायमेंशन के हिसाब से ये फॉर्मूला सही है। क्लियर है बात? तो ये तो हो गया करेक्टनेस चेक करना। करेक्टनेस चेक करने के बाद और क्या करते हैं, और इसके ऊपर, इसी चीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें हमें कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाता है। अब उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ते हैं। अब इसी में किस तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं, आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे डायमेंशंस फाइंड करने के लिए बोलेगा, टू फाइंड द डायमेंशंस, है ना। कुछ भी वो कांस्टेंट बोल देगा, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट। कुछ भी वो एक्सप्रेशन देगा, उसमें कुछ कांस्टेंट दे देगा और बोलेगा कि इसके डायमेंशन बताओ। क्या बोल देगा, इसके डायमेंशंस बताओ। जैसे जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि भाई क्या है, f इज इक्वल टू a√x प्लस bt²। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें f का मतलब है फोर्स, x का मतलब है डिस्टेंस एंड t का मतलब है टाइम, और जो a और b है वो कांस्टेंट है। a और b क्या है, कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो a और b के डायमेंशन हमें बताने, ठीक है। हमें क्या बताने, हमें a और b के डायमेंशन बताने, ठीक है। अब आप कहोगे साहब कांस्टेंट है तो डायमेंशन नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कांस्टेंट है तो डायमेंशन ना हो, अलग अलग तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। यहां पर भी हम बताते हैं कि जैसे डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल नाम से पता चल रहा है। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब जिसका डायमेंशन भी हो और जो वेरिएबल भी करे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, है ना, जिसके पास डायमेंशंस भी हो और जिसका वैल्यू वेरी कर रहा हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल वेरिएबल बन जाएंगी। जैसे आप कुछ भी बोल दो कि स्पीड बोल दो साहब, आप एक्सेलरेशन बोल दो साहब, इनकी वैल्यू चेंज भी होती रहेगी, फिक्स थोड़ी ना है कि हर किसी की स्पीड फिक्स ही रहेगी या हर किसी का एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा। तो ये वेरी भी करता रहता है, साथ में इनका डायमेंशन भी है। दूसरे हो जाती है हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल नाम से पता चल रहा है कि भाई जिसमें डायमेंशन ना हो, जिसमें डायमेंशन ना हो और जो वेरी कर रहा हो, डायमेंशन भी ना है और वेरी भी कर रहा है। जैसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, एंगल। अब एंगल का कोई डायमेंशन तो होता नहीं, बट उसका वैल्यू क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 5 रेडियन, बट उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, वैल्यू चेंज कर रहा है उसका। एक चीज आपने पढ़ी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लास 9th में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कोई भी यूनिट नहीं, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता, बट इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ऐसे ही जैसे वेरिएबल हो गए दो, ऐसे ही दो कांस्टेंट बता दी जाती है कि भाई एक डायमेंशनल कांस्टेंट, एक हो जाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से हो गए, जिनके पास डायमेंशन है बट उनका वैल्यू कांस्टेंट है ना। जिनका डायमेंशन तो है बट वैल्यू क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जैसे बड़ा ही फेमस अपना पढ़ा है हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है साहब। तो ये वैल्यू इसका फिक्स रहता है, ये मीडियम के हिसाब से चेंज नहीं करता, सब जगह सेम रहेगा। बट और साथ ही साथ इसके पास डायमेंशन भी है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप मुझे तुम लिख कर दिखाओगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इस कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा। तो इसका डायमेंशन भी है, इसके पास वैल्यू भी है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट होगा। ऐसे डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल भी, सॉरी कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी हो जाते हैं, है ना। डायमेंशन लेस कांस्टेंट जैसे पाई हो गया, ई हो गया, है ना। इनकी वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती। ई का वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होता, और इनके पास डायमेंशन भी नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजें। तो वैसे ही यहां पर ये ए और बी हमारे कांस्टेंट है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो हमसे इनके डायमेंशन पूछे जाते हैं। इनके डायमेंशन पूछ सकता है, फिर इनके बीच में रिलेशन पूछ सकता है, इनकी यूनिट पूछ सकता है कि डायमेंशन बताकर फिर यूनिट बताओ, तो हमें वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे, वही अपना एप्लीकेशन है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वही इस्तेमाल करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अभी एक्सप्रेशन है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है,
ठीक है ना। अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसमें जितने भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। पहले मुझे इसमें टर्म्स देखने पड़ेंगे, कितने टर्म्स है, राइट हैंड साइड पर एक टर्म, लेफ्ट हैंड साइड पर पूरा एक ही टर्म हो गया और एक ही टर्म हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर एक टर्म ये हो गया, राइट हैंड साइड पर हम देख रहे हैं तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है जी। तो इन तीनों के डायमेंशंस आपस में सेम होंगे, इन तीनों के डायमेंशंस आपस में सेम होंगे। 2 का डायमेंशन 3 के बराबर, 2 का डायमेंशन 1 के बराबर, 3 का डायमेंशन 1 के बराबर। तो मैं किसी भी दो को इक्वेट कर सकता हूं, बट मैं इक्वेट भी तो ऐसे क्यों करूंगा ना जिसका डायमेंशन मुझे मालूम है। जैसे मुझे फोर्स का डायमेंशन मालूम है, क्या होता है mlt माइनस 2, ठीक है जी। डिस्टेंस l हो गया, टाइम t हो गया। अब एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मुझे ना a मिलेगा ना b मिलेगा, क्योंकि दोनों का नहीं मालूम। कौन मालूम है, f मालूम है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको इक्वेट कर दूं और कर भी सकता हूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं ये बोल सकता हूं कि जो डायमेंशन है किसका, a रूट x का, ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी कि F। इनके डायमेंशन लिखेंगे, a का तो डायमेंशन बताना ही है, रूट x, रूट का मतलब पावर 1/2, x है डिस्टेंस तो l, सो l इज टू पावर 1/2 इक्वल टू f हो गया mlt माइनस 2, ठीक है जी। अब इसको इधर ले जाओ, ये l का पावर 1 इधर से 1/2 आया, सब्ट्रैक्ट होगा, सो a का जो डायमेंशन बना इट विल बी m l रेज टू पावर 1/2 t रेज टू पावर माइनस 2। ये क्या बन गया, ये इसका डायमेंशन बन गया, किसका भला, a का। सेम यही अप्रोच हमें इसके लिए करनी। अब हमें इसका पता चलेगा ना कि a का डायमेंशन कितना, तो इस पूरे को बता सकते हैं। तो आप 3 को 2 के इक्वल कर सकते हैं, 3 को 1 के इक्वल कर लो, सिंपल है। अब क्या करोगे, अब फिर से वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। बी का डायमेंशन बताना है, टी का डायमेंशन कैपिटल टी पावर 2 इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, ठीक है जी। टी की पावर 2 है, इधर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो बी का डायमेंशन कितना हो गया, बी का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 4, एम एल टी माइनस 4, ये बी का डायमेंशन हो गया। अब जैसे मैंने डायमेंशन पूछा, मैं इसमें बोल सकता था व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ए एंड बी, तो आप यहां से यूनिट लिख सकते हैं। जैसे मैं इसका यूनिट लिखता, ए का यूनिट क्या लिखता, ए का यूनिट ऐसे लिखता केजी मीटर की पावर 1/2 अपॉन में सेकंड स्क्वायर। यहां पर क्या लिखता, केजी मीटर पर सेकंड की पावर 4। इस तरीके से हम इसका क्या लिख सकते थे, इस तरीके से हम इसका जो है यूनिट लिख सकते थे, ठीक है जी। उसके अलावा एक अपने आप ट्राई करो जरा, एक क्वेश्चन है कि भाई एक ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 2 ले लेते हैं इसका, ठीक है। कि एक इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है जी। एक इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो आपको बताना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। फिर से आपको ए और बी के डायमेंशन बताने, जहां पर मैं बता दूं p का मतलब है प्रेशर, v का मतलब है वॉल्यूम, दोनों ही v का मतलब वॉल्यूम है, ठीक है जी। t का मतलब है टेम्परेचर और r एक कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो a और b का डायमेंशन बताएं फटाफट, मैं इतने बोर्ड साफ कर देता हूं और आप a और b का डायमेंशन सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आ गया आंसर, आ गया होगा, नहीं आया तो अब इधर देखो। चलो अब फिर से करना वो ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां पर देखेंगे, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, उस चीज को बड़ा ध्यान रखना कि जब ऐड हो रही होंगी फिजिकल क्वांटिटी, सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी या कंपेयर करा रहे हो कौन ग्रेटर है कौन लेस देन या इक्वल कौन है, तब वहां पर जो डायमेंशंस होंगे ऐड में सब्ट्रैक्ट में वो सेम ही होने चाहिए, तभी तुम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब यहां पर इसी चीज का हमें ध्यान रखना। अब यहां पर तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम किन्हीं का भी कर सकते हैं, है ना। जैसे फोर्स लिखते हो आप, फोर्स क्या लिखते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके नई फिजिकल क्वांटिटी बना सकता हूं, बट आप दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। तो ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं दोनों अलग अलग, ये अलग होगा ये अलग होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर ये यहां पर ऐड हो रहे हैं, ये यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये बात क्लियर है कि ये सेम डायमेंशन के होंगे,
ये बात क्लियर है? क्या ये कैसे होंगे? ये सेम डायमेंशन के होंगे। अगर मैं v माइनस बी लिख रहा हूं, अगर मैं v में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये तभी हो सकता है जब दोनों सेम डायमेंशन के, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मैं क्या बोलूंगा कि डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ये बात समझ पा रहे हैं? ये अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों सेम होंगे तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम का डायमेंशन है तो इसका डायमेंशन भी वॉल्यूम के बराबर ही होगा। ये एरिया लेंथ कुछ नहीं हो सकता, अगर होगा तो फिर ये गलत है फिर। ठीक है, अगर ये डायमेंशन करेक्ट है तो भाई ये दोनों सेम डायमेंशन होंगे। तो यहां पर b क्या लिख दूंगा? b इक्वल टू लिख दूंगा मैं l क्यूब डायमेंशन ऑफ v दैट इज वॉल्यूम। ये हो गया। यूनिट पूछेगा मैं यूनिट बोल दूंगा भाई, मीटर क्यूब हो गया ले। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें देखो, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनके डायमेंशन सेम होंगे। किनके? ये पूरा a अपॉन वी स्क्वायर इस पूरे p के बराबर होगा, है ना। ये a और v स्क्वायर बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो अलग अलग क्वांटिटी को, जैसे आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हो टाइम से, कर सकते हो। डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाती है? स्पीड मिल जाती है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी। बट आपने कभी ऐसा नहीं करा जीवन में कि आप डिस्टेंस को टाइम के साथ ऐड कर रहे हो, और आप ऐसा कर भी नहीं सकते, है ना। आप ऐसा कर भी नहीं सकते। आप दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बट आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये a और वी स्क्वायर अलग हो सकता है, बट ये पूरा a अपॉन वी स्क्वायर और ये p, ये दोनों सेम होंगे। ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पर मैं लिखूंगा कि डायमेंशन जो है किसका? a अपॉन वी स्क्वायर का। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ p के। अब a क्या है? a तो हमें बताना है, डायमेंशन अपॉन में v है वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो गया? l क्यूब, और पावर 2 और है तो l6 हो जाएगा यहाँ पर, l⁻⁶। इधर p का डायमेंशन, p क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? ml-1 t-2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो a का डायमेंशन कितना हो गया? a विल बी ml⁵ t-2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, किसका? a का। अगर मैं इसका यूनिट पूछूं, यूनिट भी आप लिख देते। m मतलब मास तो kg, l मतलब लेंथ तो मीटर क्यूब, सॉरी मीटर⁵ एंड अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये इसका आप ऐसे यूनिट लिख देते। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आप किसी का भी डायमेंशन बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के लिए लिख लें, हॉस्टल वर्क के लिए लिखते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, रूम वर्क के लिए लिख लें। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ठीक है, यहां पर v का मतलब है वेलोसिटी, v का मतलब है वेलोसिटी और t मतलब है टाइम, दोनों ही t का मतलब टाइम। तो आपको बताना है डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी क्या क्या होंगे। ए बी सी डी के डायमेंशंस बताने हैं, और जो मैंने बताया उसी बात को ध्यान रखना है। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सेम डायमेंशन होंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो सेम होना कोई जरूरी बात नहीं। उसी चीज का ध्यान रखते हुए इन्हें आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, नहीं आ रहा है तो भी बताएंगे। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने कुछ एक्सप्रेशन बताए, जैसे मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था, लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था। मैंने बोला था उनके डायमेंशंस नहीं होते। तो उसी से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भाई एक एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू α/m साइन बीटा टी। ठीक है जी, जहां पर a का मतलब है एक्सेलरेशन और m का मतलब है मास एंड t का मतलब है टाइम। तो आपको फिर से वही करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको अल्फा और बीटा के क्या करने? डायमेंशंस बताने। क्लियर बात? अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहली बात, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जब मैंने डायमेंशंस निकालने सिखाए थे, जब मैंने डायमेंशंस पढ़ाए थे पार्ट 2 में, तो आपको याद आना चाहिए कि सर आपने 3 फंक्शन बताए थे। आपने एक बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और वहां पे आपने बोला था कि अगर इस तरीके से आपको कभी मिलता है साइन थीटा, तो ये थीटा एंगल है, ये डायमेंशन लेस होगा। ये पूरा फंक्शन ये भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, मतलब इनका दोनों का ही डायमेंशन m0 l0 t0 लिखा जाए।
ठीक है जी। अब इसी चीज को हम यहां अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं, क्या ये मेरा एंगल का पार्ट बन रहा है, साइन बीटा टी, ये थीटा की जगह आ गया ना इतना, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, ये पूरा बीटा टी डायमेंशन लेस होगा, ये पूरा बीटा टी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पहले ये पूछता हूं कि डायमेंशन ऑफ बीटा टी बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे साहब ये तो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ये एंगल के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो डायमेंशन लेस होगा, तो इसका डायमेंशन क्या लिखोगे आप, m0 l0 और t0। बीटा का डायमेंशन मुझे बताना है, टी का मतलब मुझे मालूम है टाइम, सो कैपिटल टी इक्वल टू m0 l0 t0। अब इस टी को इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस वन है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू टी माइनस वन। कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस वन। तो ये हो गया इस बीटा का डायमेंशन। ठीक है जी, ये बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, कितना आ गया, टी रेज टू पावर माइनस वन। ठीक है, अब हमें चाहिए अल्फा का। अब एक चीज फिर से, ये पूरा तो एक ही टर्म है ना, इनके बीच में कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, ये पूरा एक टर्म काउंट होगा, ये पूरा एक है। ठीक है जी, और ये पूरा इस ए के बराबर है, ये पूरा एक टर्म है, पूरा का पूरा एक साथ है, और एक इसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा कि जो डायमेंशन है किसका, अल्फा बाय एम और साइन बीटा टी, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, ये ए के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है साहब, अब आप कहोगे साहब इसका डायमेंशन तो कुछ होगा ही नहीं पूरा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने बोला इसका डायमेंशन नहीं होता, वेरी गुड, तो इसका डायमेंशन हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे m0 l0 t0, पूरे की जगह हम m0 l0 t0 लिखेंगे। अल्फा बताना तो अल्फा के लिए अल्फा ही आएगा, m है अपना मास तो m की जगह कैपिटल M हो जाएगा, और इक्वल टू a है अपना एक्सेलरेशन तो lt माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से अब देखो, ये इधर से m मल्टीप्लाई होगा lt माइनस 2 से जाकर, सो अल्फा कितना हो गया, अल्फा विल बी इक्वल टू mlt माइनस 2। तो ये अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया यहाँ पर, ये अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, कितना बन गया, mlt माइनस 2। अब यहीं से मैं तुमसे यूनिट पूछ लूं, यूनिट पूछ लूं तो बता दो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहीं से मैं पूछ लूं इसका यूनिट बताओ, आप बोल दोगे सेकंड इनवर्स। मैंने पूछ लिया, मैं इसमें पूछ सकता हूं ऑप्शन देकर के बताइए ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है, क्या हो सकता है ये, तो आप बोलोगे साहब ये तो न्यूटन बन रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये तो फोर्स के बराबर हो सकता है। आप यहां बोलोगे साहब ये सेकंड इनवर्स बन रहा है, ये तो अपना हर्ट्ज होता है, ये अपना फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। आज की क्लास का क्या है लास्ट क्वेश्चन, जो भी नंबर है आप देख लेना, नंबर ही भूल जाता हूं। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसका हमें एक रिलेशन दिया गया है p इक्वल टू अल्फा अपॉन बी log टू द बेस e के टी अपॉन बीटा एक्स। ठीक है जी, ये p, अब देखो उसने मेंशन किया पहले डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जल्दबाजी में अपनी तरफ से चीजें अज्यूम कर लेते, p प्रेशर मान लेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं, आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा log के टी अपॉन बीटा एक्स। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये k का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड ये जो x है ये है डिस्टेंस, और ये जो t है दिस इज टाइम। तो आपको बताना है डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो अल्फा है अल्फा का डायमेंशन कितना होगा। तो भाई अब अल्फा का डायमेंशन बताना, तो आप बोलोगे साहब आपने अभी बताया सारे मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा एक ही टर्म हो गया और ये एक पूरा टर्म हो गया, दोनों को बराबर कर दो। तो अगर मैं बराबर करता हूं तो डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा लॉग के टी बाय बीटा एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, ये हो गया डायमेंशन ऑफ पी। ये कितना हो गया, ये हो गया डायमेंशन ऑफ पी। अब बोलोगे आप कि साहब ये तो पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन बन रहा है और आपने बोला इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन होगा अल्फा का और बीटा का, डायमेंशन लेस है पी भी m0 l0 t0। बट अब यहां पर बात फंस गई,
है ना। यहां पर क्या फंस गया कि हमारे पास बीटा तो नहीं है, हमारे पास कौन नहीं है, हमारे पास बीटा तो है ही नहीं। तो अब बीटा के लिए क्या करोगे, अब बीटा के लिए देखोगे साहब मैंने दो बातें बताई थी, जब मैंने बताया था तो मैंने दो बातें बताई थी कि log x टू द बेस ये अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आपको दिया है तो यहां पर जो ये वैल्यू होगी ये भी डायमेंशनलेस होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 लिखोगे और ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा फंक्शन भी डायमेंशनलेस। ऐसे मैंने एक एक्सपोनेंशियल वाला भी बताया था exp, यहां पर अगर x लिखा है तो ये x भी डायमेंशनलेस है और ये पूरा फंक्शन तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। तो यहां पर ये बदल कर कल को पूछ सकता है, यहां पर मैं यहां पर लॉग की जगह में exp लिख दूं, बन गया नया क्वेश्चन। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, इसी चीज को तीन तरीके से मैं पूछ सकता हूं, यहां पर लॉग की जगह exp लिख दूं, tan लिख दूं, sin लिख दूं, cos लिख दूं, प्रोसेस पूरा सेम ही है। तो अब अगर हम यहां पर देखें कि भाई ये क्या बन गया, ये तो अपनी x की जगह पूरा ये kt बाय बीटा x है, तो ये डायमेंशन होगा किसका, डायमेंशन ऑफ के टी बाय बीटा एक्स, ये किसके बराबर होगा, ये होगा अपना m0 l0 t0, है ना, ये तो डायमेंशनलेस होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो k मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे ml2 t-2 k-1। ठीक है, ml2 t-2 k-1 याद करना ही पड़ेगा अभी, इसका कोई और उपाय भी नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई ml2 t-2 k-1। t मतलब क्या हो गया, यहां पर टाइम है तो कैपिटल टी हो गया, अपॉन में बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चाहिए अल्फा निकालने के लिए, x की जगह l हो जाएगा, इक्वल टू ये तो सब जीरो है m0 l0 t0। तो यहां देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ एक l से एक l कैंसिल हो गया। ठीक है, t-1 ये -1 हो जाएगा, इस सबको अच्छा बीटा को इधर ले जाते हैं, ये तो सारा इधर रहेगा। सो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा ml t-1 एंड k-1। ठीक है जी, ये अपना बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अगर मुझसे बीटा का पूछता तो मैं बोल देता क्या होगा ml t-1 k-1, इसको उधर लेगा ना, तो ये तो ऐसे रहेगा, इस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ml t-2 + 1 ml t-1 k-1। अब यहाँ पर बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया अपना आंसर, अल्फा अपॉन बीटा कितना है, बीटा है ml t-1 एंड k-1 इक्वल टू ये पूरा क्या m0 l0 t0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अल्फा इक्वल टू ml t-1 और k-1। ठीक है जी, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वैसे एक चीज और देखो, मुझे इस अल्फा वाले के लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पूछता मुझसे, 4 ऑप्शन देकर पूछा जाता जैसे कि पूछा गया था आईआईटी के क्वेश्चन में, तो अगर मुझसे सिर्फ ये पूछता कि भाई अल्फा का डायमेंशन बताओ, तो मैं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ से बीटा का डायमेंशन निकालता और बीटा का डायमेंशन निकालकर मैं ये बोलता क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस बनना चाहिए, डायमेंशन लेस है, जो बीटा का डायमेंशन होगा वही अल्फा का डायमेंशन होगा, तभी ये डायमेंशन लेस बन सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोल देता बीटा निकाल के कि अल्फा का कितना होगा ml t-1 k-1 मैं बोल सकता था। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक और एप्लीकेशन के साथ, किसके, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, जो कि क्या रहेगा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय सी यू।